अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब ये जो अपेंडिसाइटिस है या फिर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन, तो अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अपेंडिक्स आप सब जानते हैं कहां पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं होता। अब जब ये अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाता है तो इसको एक लौता जो ट्रीटमेंट है, जो सबसे इफेक्टिव और सबसे गारंटी वाला ट्रीटमेंट है कि अब दोबारा ये कभी नहीं होगा, वो होता है अपेंडिक्स निकाल के अलग करो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अपेंडिक्स की सर्जरी करने के पहले क्लिनिकली ही असेस कर लिया जाता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या कोई और है। और वो चीज क्यों कैसे करी जाती है वो हम पढ़ेंगे कि इसके क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है तो पेट में तो इन्फेक्शन होता रहता है। अब ऐसा क्या अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं करेंगे और निकाल के फेंक देंगे। तो इस पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुआ वो हो जाता है रप्चर। और ऐसा नहीं है कि 8-10 दिन बाद रप्चर होगा, वो इट इज अ मैटर ऑफ आवर्स, कुछ घंटों में ही पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू होती है और अपेंडिक्स रप्चर कर जाता है। इसलिए सर्जरी करना इसमें जरूरी माना जाता है और सर्जरी कर भी दी जाती है। तो व्हेन अपेंडिक्स इज इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्टेड, या तो कीटाणु आया उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन हुआ या किसी और रीजन से इन्फ्लेमेशन हुआ, तो इसमें होता है रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। 100% केसेस में नहीं होता, लेकिन उसके चांसेस काफी होते हैं। और क्योंकि ये डिसीज इतने जल्दी प्रोग्रेस करती है कि एक बार वो रप्चर हो गया तो उसके बाद पेशेंट पेरिटोनाइटिस में जाता है और सेप्सिस में जाता है, इसलिए सर्जरी टाइम पे कर दी जाती है। तो रप्चर होता है अपेंडिक्स का, रप्चर के बाद पेशेंट को होता है पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस, और ये होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसलिए रप्चर्ड अपेंडिक्स को हम होने से पहले ही निकाल के अलग कर देते हैं, और ये होता है विद इन आवर्स। कई पेशेंट का नहीं होता तो फिर 8-10 दिन भी अगर पेशेंट अपेंडिसाइटिस लेके घूम रहा है तो घूमता रहेगा। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट का अपेंडिक्स रप्चर नहीं कर रहा और उसको इन्फ्लेमेशन भी है और एंटीबायोटिक खा के वो ठीक भी हो गया। तो अब इसके बाद आप समझिए इसका पेन का असेसमेंट कैसे करना है। सबसे पहले पेशेंट को पेन जो होता है, असेसमेंट में पेशेंट को होता है पेन। अब ये पेन कहां पे होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो पेशेंट के राइट साइड, ये हमने एक पेशेंट बना लिया, ये अम्बलाइकस है, ये डायफ्राम है। अब हमने इसके वही 9 पार्ट्स कर दिए, और ये वाला पोर्शन इसको हम बोलेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं। इस वाले पोर्शन में पेशेंट को पेन होगा। अब स्पेसिफिकली कौन से पोर्शन में पेन होता है और कौन से, ये अब स्पेसिफिकली किस पॉइंट पे पेन होता है ये याद रखना जरूरी है। तो एब्डोमिनल पेन, सबसे ज्यादा पेन इज मोस्ट इंटेंस एट मैकबर्नीज पॉइंट। अब ये मैकबर्नीज पॉइंट कहां पे होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। स्पेसिफिकली किस जगह पे होता है और उसको कैसे पकड़ना है उस पे आइए। तो ये जो मैकबर्नीज पॉइंट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अनाटमी याद करिए। इसको हटा देते हैं कि यहां पे हमारे हिप की ऐसी ये कुछ ऐसा, यहां पे फिर फीमर आ जाएगा और यहां पे ऐसा ये बोन होता है, इनोमिनेट बोन है, मतलब हिप बोन है। अभी हम खाली राइट साइड का पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड का नहीं पढ़ रहा है क्योंकि राइट साइड होता है अपेंडिक्स। और ये अम्बलाइकस है, और ये हमने बना दिया, अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको ठीक है। तो ये हमने बना दिया एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। अब ये स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी वाला स्पाइन नहीं है। इलियाक स्पाइन कौन सा होता है? जो हमारे हिप बोन के सबसे आगे वाला पोर्शन हमें खुद फील होता है। तो हिप बोन जब हम अपनी फील करेंगे, आप हाथ रख के फील करेंगे, तो सबसे आगे एक प्रोट्रूजन निकला है जो बिल्कुल इसी पॉइंट पे है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के साइड में ही है, नीचे है उसके और लिटरली है उसके। तो
इस पर्टिकुलर पॉइंट को सबसे पहले समझिए। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाइए, इलियाक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और अम्बिलिकस के बीच में, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट में, एक ये एक ये। तो ये 1/3 है, सॉरी ये 1/3 हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1/3 हो गया, और यहां से यहां तक 1/3 हो गया। तो ये जो 3 आपने लाइन बनाई और उसके 3 पोर्शन कर दिए और 2 पॉइंट बना दिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे होता है मैकबर्नीस पॉइंट। अब ये सुनने में आपको लग रहा है यार बड़ी अजीब सी बात है, 1/3 और लाइन और ये सारी चीजें क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली इसको पेशेंट के ऊपर देखेंगे, एक दो बारी आपने देखा और आपको समझ आने लगेगा कि ये एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है। इस मैकबर्नीस पॉइंट के नीचे ही अपेंडिक्स मिलेगा आपको, और जहां यहीं पे पेशेंट को सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि यहीं पे अपेंडिक्स है और वो इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड पड़ी है। तो मैकबर्नीस पॉइंट कहां पे होता है? 1/3 डिस्टेंस अलोंग इमेजिनरी लाइन, 1/3 डिस्टेंस अलोंग इमेजिनरी, मतलब हमने खुद से ही सोच ली लाइन है नहीं एक्चुअल में लाइन, इमेजिनरी लाइन। इमेजिन करो आप एक लाइन, 1/3 डिस्टेंस अलोंग द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम anterior superior iliac spine and umbilicus. तो दिस इज ड्रॉन फ्रॉम, जब हम anterior superior iliac spine से anterior superior iliac spine ASIS लिख दिया, वैसे ऐसा होता नहीं है शॉर्ट फॉर्म कोई, लेकिन पेज खत्म हो रहा है इसलिए। तो ASIS anterior superior iliac spine से चलेंगे टुवर्ड्स umbilicus, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से चलेंगे टुवर्ड्स अम्बिलिकस, तो बीच में आपको ये मैकबर्नीस पॉइंट मिल जाएगा। याद रखने की चीज बस इतनी है कि ये 1/3 होता है, अम्बिलिकस के बीच में लाइन बना ली, ये तो सबको याद रहता है, हाफ नहीं है, बीच में नहीं है, ये 1/3 है, ये याद रखने वाली चीज है। तो मैकबर्नीस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गैस्ट्रो में अगर कोई क्वेश्चन आपको पता है कि ये तो मैं गलत कर ही नहीं सकता एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में, और बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ये ऐसी चीज है जो प्रिज्यूम करी जाती है, ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस है, ये प्रिज्यूम करा जाता है कि यार ये तो पता ही होगा, सबको पता होगा। तो ये हो गया मैकबर्नीस पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे कि अपेंडिक्स के पेशेंट का पेन का असेसमेंट क्या होता है। अगर मैकबर्नीस पॉइंट पे पेन है, हमने दबाया, वहां पे टेंडरनेस भी है, पेशेंट को बहुत जोर से नहीं दबाते वरना अपेंडिक्स आप रप्चर कर दोगे दबा के। आपने पेशेंट को टच करा बहुत धीरे से और पेशेंट ने बोला हाँ यहां पे दर्द है मेरे को, तो तुरंत आप समझ जाओ कि अपेंडिक्स का पेन हो सकता है। फिर पेशेंट को होता है रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है पेट दबाएंगे, अब तो दर्द हो गई, तो टेंडरनेस हो गया पेशेंट को, खाली अगर टेंडरनेस बोला। और रीबाउंड का मतलब पेशेंट दबाते वक्त तो रिजिडिटी शो करेगा या प्रॉब्लम बताएगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, जब आप छोड़ोगे तब पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो एज कंपेयर टू नॉर्मली उसको कितना दर्द है, आपके नीचे दबाने पे कितना दर्द है और छोड़ने पे कितना दर्द है, तीनों को कंपेयर करेंगे तो पेशेंट बोलेगा ये जो आपने छोड़ा ना इसमें सबसे ज्यादा दर्द हुआ मुझे, तो उसे बोला जाएगा रीबाउंड टेंडरनेस। और रीबाउंड टेंडरनेस के साथ साथ पेशेंट को होता है एब्डोमिनल रिजिडिटी। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को जरूरी नहीं है कि फीवर बहुत हाई ग्रेड आए, पेशेंट को मोस्टली लो ग्रेड फीवर आता है। फिर इसमें एक खास बात है, पेशेंट का WBC या फिर TLC रेज्ड मिलता है, एलिवेटेड मिलता है। अब क्योंकि अंदर इन्फ्लेम्ड है पूरा अपेंडिक्स, तो पेशेंट खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो एनोरेक्सिया होगा, खाना नहीं खाने का मतलब भूख नहीं लगने का मतलब एनोरेक्सिया, पेशेंट को नोजिया होगा और पेशेंट को वॉमिटिंग होगी। इस सब के अलावा पेशेंट लेफ्ट साइड लेटा मिलेगा, मतलब ये पेशेंट को राइट साइड में यहां पे दर्द है, ये राइट साइड बनाया है हमने, तो पेशेंट लेफ्ट साइड पोजीशन में मिलेगा। और इसके साथ साथ एब्डोमिनल उसको गार्डिंग तो मिलेगी, वो अपने पैर फ्लेक्स करके मिलेगा। ठीक है, फिर पेशेंट को होता है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दोनों में से कुछ भी, मतलब इन्फेक्शन है या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, उसका पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाएगा, या वो लूज मोशन करके सब निकाल देगा, तो दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। और अगर अंदर इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ गया कि अंदर रप्चर कर गया ये, तो रप्चर के केस में हमें जो भी पेरिटोनाइटिस
रप्चर्ड अपेंडिक्स। तो हमने जो भी पेरिटोनाइटिस के साइंस पढ़े हैं वो इसमें मिलेंगे, पेरिटोनाइटिस साइंस एंड सिम्टम्स, अगर अंदर रप्चर कराए तो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीबायोटिक देने के अलावा, वो तो इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो देंगे। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। बिना सर्जिकल रिमूव करे भी पेशेंट चल सकता है, बट वो उसका सही ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुआ पेशेंट को, हो सकता है वो पूरी तरह ठीक ना हो और 10 दिन बाद पेशेंट फिर आ जाए सेम प्रॉब्लम लेके, और हो सकता है इस बार वो रप्चर्ड अपेंडिक्स लेके आए। तो इसलिए इसका सही ट्रीटमेंट, जिससे हमें पता है हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, वो होता है अपेंडिक्स को निकाल के अलग कर देना। क्यों इतने जल्दी और इतने इजीली डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको अलग करना है? क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब है हमारे पास, लेकिन इसका काम कुछ नहीं है। पूरी बॉडी में हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, 5 उंगलियां तो सबका कुछ ना कुछ काम है। एक भी अगर उंगली चली गई तो काम चलेगा नहीं, उसके बिना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अपेंडिक्स हटाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को। तो प्री ऑप हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इसमें, मतलब अपेंडिक्स को हटाने के पहले हम क्या क्या करेंगे, सर्जरी के पहले क्या क्या करेंगे। पहले तो वी हैव टू वॉच फॉर रप्चर्ड अपेंडिक्स, या फिर रप्चर्ड अपेंडिक्स होगी तो पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होगा तो पेरिटोनाइटिस भी देखना है। फिर हम पेशेंट को पोजीशन करेंगे राइट साइड के लिए, या फिर लो फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन। पोजीशन क्या रखनी है हमें जिससे पेशेंट को आराम मिले? तो राइट साइडेड, लो फाउलर, या लो या सेमी फाउलर। फिर हम हर 1 घंटे में पेशेंट के पास जाएंगे और उसके पेट पे 20 to 30 मिनट्स के लिए आइस रख देंगे, आइस पैक। तो बेसिकली हर 1 घंटे में आप पेशेंट के पास जाओ, आधे घंटे के लिए बर्फ रखो उसके पेट पे, फिर आधे घंटे के लिए हटा लो, फिर आधे घंटे के लिए रखो, आधे घंटे के लिए हटा लो। फिर पेशेंट को दी जाती है एंटीबायोटिक। अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो सर्जरी के पहले रप्चर के चांसेस कम हो जाएंगे पेशेंट के। इसके अलावा नो हीट बेल्ट, हमें यहां पे आइस रखना है, ठंडा करना है इसको। ठंडे से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कम होगा। आइस पैक की जगह गर्म सिकाई कर दी पेट की, जो घर में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो अगर अपेंडिक्स के पेशेंट की आपने हीट बेल्ट से या गर्म पानी की थैली से घर पे सिकाई कर दी या हॉस्पिटल में सिकाई कर दी, तो इसकी वजह से होगा रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। हीट की वजह से अपेंडिक्स रप्चर कर जाएगा, और एक बार रप्चर करा तो पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया प्री ऑप। अब पोस्ट ऑप क्या करना होता है? एक बार हमने यहाँ पे इंसिजन लगाया और इंसिजन लगा के अंदर अपेंडिक्स निकाल के अलग कर दी, वापस सिल दिया। तो सबसे पहले जो इंसिजन है उसमें हम देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे और पेन के लिए पूछेंगे। कलर मतलब वॉच फॉर रेडनेस या फिर स्वेलिंग और पेन, तो 3 चीजों के लिए देखेंगे। फिर सर्जरी के बाद हमेशा पेशेंट को रखते हैं एनपीओ, और एनपीओ के बाद उसके हम बॉवल साउंड्स सुनते रहते हैं स्टेथोस्कोप लगा के। एक बार बॉवल साउंड वापस आया तभी उसको खाने को देते हैं। खाने को हमेशा क्लियर लिक्विड से शुरू करते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, इस सीक्वेंस में चलते हैं। एनपीओ टिल बॉवल साउंड्स, या फिर बॉवल का साउंड नहीं, बॉवल का फंक्शन रिकवर्स। बॉवल साउंड तो हम सुन रहे हैं, अंदर बॉवल का फंक्शन रिकवर होगा तभी हमें बॉवल साउंड सुनाई देंगे। अगर रप्चर हो गया है और उसके बाद सर्जरी करी है तो एक ड्रेन लगानी पड़ती है। ड्रेन मतलब जो वो इंसिजन का साइट है जहां से हमने अपेंडिक्स हटाया है, वहीं पे एक हम नली जैसी डाल देते हैं, ट्यूब जैसी डाल देते हैं। पेरिटोनाइटिस में पूरा अंदर पेट का पेरिटोनियम जो है, पूरा पेरिटोनियम जो पूरे पेट में है, ये पूरा पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन होगा और पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है। इसके अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन है वो पूरा बाहर ड्रेन हो जाना चाहिए। तो अगर हमने रप्चर करा है, रप्चर के बाद सर्जरी करी है, हमने नहीं रप्चर करा है, इफ रप्चर ऑफ
अपेंडिक्स अकर्स बिफोर सर्जरी, तो फिर आफ्टर सर्जरी ड्रेन इज प्लेस्ड। अब इस ड्रेन से फर्स्ट 24 आवर्स में तो बहुत सारा फ्लूइड आता है, तो फर्स्ट 24 तो ज्यादा हो गया, फर्स्ट 12 आवर्स में ही मैक्सिमम जितना फ्लूइड आना है वो बाहर आ जाता है, मतलब इसमें होता है प्रोफ्यूज ड्रेनेज। ये 24 आवर्स तक भी चल सकता है, यूजुअली 12 घंटे में कम हो जाता है। तो 12 घंटा इज एक्यूरेट कि कितने टाइम तक हम ड्रेनेज बहुत ज्यादा आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और हम इस टाइम पे क्लाइंट की पोजीशन या फिर अपने पेशेंट की पोजीशन क्या रखेंगे, राइट साइड लाइन। अब राइट साइड लाइन के साथ ही साथ हम इसको सेम पोजीशन लो या सेमी फाउलर, और सेमी फाउलर के अलावा इसके लेग्स को कर देंगे हम फ्लेक्स। एक बार लेग्स हमने फ्लेक्स कर दिए तो हमें पता है इन सब चीजों से राइट साइड करवट दिला के, थोड़ा सा प्रॉप अप करके और पैर को मोड़ के हम ड्रेनेज फैसिलिटेट करेंगे। हम चाहते हैं जितना भी अंदर से बाहर ड्रेनेज आना है वो आ जाए, तो दिस इज टू इंक्रीज या दिस इज टू फैसिलिटेट ड्रेनेज। ये हो गया अपेंडिसाइटिस।